गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएनजी इंस्टीट्यूट में फिर से आपका स्वागत है। तो देखो, हमने पिछली क्लास तक सारी दूसरी प्रश्नावली जो बहुपद थी हमने कंप्लीट कर ली थी। तो आज देखो हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3, जिसका नाम है दो चर वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, आज इसको शुरू करने जा रहे हैं। देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से हम इसको करेंगे। आज इसका सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ते हैं हम। बेसिक ये देखो, हमारे जो 9वीं क्लास में था, 9th क्लास में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बहुपद के बारे में, उसमें सारी बेसिक चीज़ें थी। ठीक है, और समीकरण के बारे में अगर आपने देखो वो नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा से एक बार रिपीट करेंगे, सारी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद में देखो हम इसको प्रश्नावली को शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो चलते हैं सबसे पहले और इसको शानदार तरीके से शुरू करते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे देखो क्या है, हमारी प्रश्नावली का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको समझने से पहले देखो हम कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ है, जैसे अब मैंने क्या लिख दिया, 5x² माइनस 3x प्लस में 7 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 यहाँ तक छोड़ो। एक चीज़ तो मैंने ये लिख दी और दूसरा क्या लिख दिया यहाँ पे मैंने, इसी को लिख दो, दूसरी बात इसी को लिख दो, 5x² माइनस 3x प्लस में 7 बराबर में 0। इसमें और इसमें कुछ फ़र्क देख रहे हो आप? इसमें और इसमें फ़र्क बताओ। फ़र्क ये है कि यहाँ पे तो सीधा क्या लिख रखा है, बस 5x² माइनस 3x प्लस 7 लिख रखा है, और यहाँ पे क्या लिख रखा है, 5x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ तक तो सेम है, लेकिन बराबर में क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो क्या है हमारा बहुपद। क्या है ये? तो हमारा बहुपद। ध्यान रखना, बहुपद में हमेशा क्या होगा, बराबर में 0 नहीं होगा, मतलब बराबर के उधर कुछ भी नहीं होगा। बराबर के उधर 0 भी नहीं हो सकता, 1 2 3 कुछ भी संख्या ही नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन समीकरण में क्या होगा, हमेशा बराबर के उधर कुछ ना कुछ होगा। देखो, बराबर में 0 है, चाहे बराबर में 1 हो, बराबर में 2 हो, बराबर में 1000 हो, बराबर में माइनस की कुछ संख्या हो, बराबर में बटे की कुछ संख्या हो, परिमेय संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, हमें कुछ भी मतलब नहीं है। लेकिन क्या आना चाहिए, चिन्ह बीच में बराबर का चिन्ह आना चाहिए। तो मतलब एक पद ये होगा, दूसरा पद ये होगा, एक बराबर से इधर, एक बराबर से उधर, तो वो क्या कहलाती है, समीकरण। देखो छोटी समीकरण बनाई, जैसे क्या लिख दिया मैंने, 5x बराबर में 0। अब बताओ ये क्या है, समीकरण है कि नहीं? समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, बराबर का चिन्ह। अब जैसे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे सीधा 5x², तो बताओ ये समीकरण है कि नहीं? नहीं है, ये तो क्या है, केवल एक पद है। क्या है? एक पद है। अब देखो दूसरी बात, देखो यहाँ पे जैसे और समीकरण को समझो, जैसे मैंने क्या लिख दिया, 2x बराबर में -3, 2x बराबर में -3, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, केवल 2x, क्या लिख दूँ, 2x। अब देखो यहाँ पे 2x क्या है, यहाँ पे बताओ एक पद है या फिर समीकरण है? बताओ, एक पद है। क्या है? पद एक है या बहुपद? देखो बहुपद का ही तो है ये, एक पद है, मतलब यहाँ पे कितना है, एक पद है। और यहाँ पे बताओ समीकरण है या बहुपद है? यहाँ पे क्या है, समीकरण है, क्योंकि क्या चिन्ह आ रहा है इसमें, बीच में बराबर का चिन्ह आ रहा है। बराबर से इधर कुछ भी हो, बराबर से इधर कुछ भी हो, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। हमें तो क्या चाहिए, बराबर का चिन्ह चाहिए। इसका मतलब क्या है, वो समीकरण है। तो हम क्या पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। अब उसके बाद में देखो, इतना हमें समीकरण और बहुपद के बारे में क्या हमने पढ़ लिया। ठीक है, बहुपद और समीकरण के बारे में पढ़ने के बाद में हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण तो हमें समझ में आ गया कि मतलब बराबर में कुछ ना कुछ होगा। अब इसका तो कुछ काम है नहीं हमारे पास में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, केवल समीकरण। अब समीकरण भी कैसी, रैखिक समीकरण। अब ये रैखिक समीकरण क्या होती है, और दो चर वाली भी कौन सी होती है? तो सबसे पहले देखो, केवल अपन दो चर वाली बात करेंगे। क्या करेंगे, दो चर वाली। और रैखिक समीकरण देखो सबसे पहले, अब मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ वापस से, देखो जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, उसी को ले लो। जैसे 5x² लिखा, -3x प्लस में 7 बराबर में 0। समीकरण तो है, क्योंकि बराबर में कुछ ना कुछ है। एक चीज़ तो मैंने ये लिख दी। अब दूसरा क्या लिखेंगे अपन, जैसे मैंने दूसरा लिख दिया क्या, 3x³ माइनस में क्या लिख दें, माइनस में 2x² प्लस में 3 बराबर में क्या लिख दूँ मैं, 0 लिख दूँ। और दूसरा क्या लिखा, उसके बाद में क्या लिख दिया मैंने, 3x प्लस में 7y प्लस में 4 बराबर में 0। ठीक है, बराबर के 0 कुछ भी ले लो आप। उसके बाद में चौथा क्या लिख दिया मैंने, जैसे यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 3x प्लस में 4y बराबर में 0। और क्या लिखा मैंने, जैसे पांचवा क्या लिख दिया, 7x माइनस में 3y बराबर में कितना, -1। ठीक है, इतना लिख दिया मैंने। इन सारी पांचों चीज़ों के देखो, पांचों समीकरण है ना, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब समझ में आ जाएगा हमें समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण क्या है, दो चर क्या है, तीन चर क्या है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले, अब यहाँ पे पहली वाली समीकरण देखो, पहली वाली समीकरण देखेंगे अपन, 5x² माइनस 3x प्लस में 7 बराबर में कितना है, 0 है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, तो पहले तो ये बताओ जो हमारा चर और अचर राशि कौन सी है।
तो अचर राशि तो क्या होती है, जो जैसे ये 7 है ना, इसके साथ में ना तो x है ना y है, इसका मतलब ये तो क्या है, अचर राशि। और -3x देखो, x का गुणांक कितना है, -3। तो बताओ ये जो 3x है चर है या अचर, x तो क्या है, अचर राशि, और -3 क्या है, इसका x का गुणांक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5x², तो x² तो क्या है यहाँ पे, अचर राशि, सॉरी चर राशि, क्या है, चर राशि, और 5 क्या है यहाँ पे, अचर राशि। तो ये क्या है, देखो ये पूरी की पूरी बताओ क्या है, समीकरण है, समीकरण है, समीकरण तो है, लेकिन बताओ इसमें चर राशियाँ कौन कितनी है, बता सकते हो, चर राशियाँ, चर राशि एक ही है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, मतलब x ही है, तो चर राशि तो कितनी है, तो चर तो बताओ कितनी है, चर तो हुआ हमारे पास में 1। और इसमें बताओ रैखिक है या द्विघात है या त्रिघात है, हमने बहुपद में पढ़ा था ना, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ठीक है, या बहुपद। तो यहाँ पे देखो अपना, जैसे यहाँ पे क्या है, x की घात अधिकतम कितनी है, 2, यहाँ पे 1 ही है और यहाँ पे 0 है, तो घात यहाँ पे कितनी है, 2 है, कितनी है, इस समीकरण की घात 2 है। अगर इसकी घात 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी है, द्विघात द्विघात समीकरण हुई, बहुपद होता तो यहाँ पे बराबर में कुछ नहीं होता, तो ये कैसी है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। हमें द्विघात नहीं पढ़नी, हमें तो कौन सी पढ़नी है, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण के लिए देखो और कौन सी हो सकती है हमारे पास में, रैखिक समीकरण वो होगी जिसमें जो भी अचर पद होंगे ना, कौन से, हमें 2 अचर पद चाहिए, 2 चर राशियाँ चाहिए, और उसके भी कितनी घात होनी चाहिए, 1 ही घात होनी चाहिए, तब वो रैखिक समीकरण कहलाएगी। देखो कैसे, इसमें ढूंढते हैं कि रैखिक है कि नहीं। इसमें देखो चर राशियाँ ढूंढो कौन कौन सी है, एक तो x है, यहाँ पे भी x है, मतलब चर तो कौन सी है, एक ही है, चर कौन सी है, x ही है, या एक, मतलब है तो एक ही। और यहाँ पे बता सकते हो ये अचर पद है, और इसमें अधिकतम घात कितनी है x की, देखो यहाँ पे 3 है, अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो ये बता कौन सी, ये बताओ कौन सी समीकरण हुई, ये वाली तो हमारे पास में कौन सी हुई, द्विघात समीकरण, कौन सी हुई, द्विघात समीकरण। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये वाली है 3x², 3x की घात 3 - 2x² प्लस में 3 बराबर में 0, इसकी चर राशि तो x है और घात 3 है, तो ये बताओ इस समीकरण का नाम क्या है, त्रिघात समीकरण, क्या है, त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण है। ठीक है, ये त्रिघात समीकरण हो गई। अब इस समीकरण के बारे में अपन बात करते हैं। तो ये समीकरण देख के बताओ आप, इसमें देखो अभी तक तो चर एक ही राशि आ रही, चर एक ही राशि थी ना, अब यहाँ पे देखो एक राशि तो कौन सी है, एक चर राशि तो कौन सी है, x है, दूसरी क्या है यहाँ पे y है, और है क्या, नहीं है, तो मतलब चर राशि तो कितनी हुई, 2 हुई, कितनी हुई, 2 हुई। और यहाँ पे देखो अब रैखिक समीकरण देखना है कि द्विघात है या त्रिघात है, कैसे, जहाँ पे जो चर राशि है ना, इस चर राशि की बताओ घात कितनी है, x की घात कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, और यहाँ पे y की घात कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, मतलब घात 1 है। जब घात 1 हो ना चर राशि की, तो वो समीकरण कौन सी कहलाती है, घात कितनी है, यहाँ पे घात है 1 दोनों चर राशियों की। ठीक है, तो कौन सी समीकरण कहलाएगी, वो रैखिक समीकरण, कौन सी कहलाएगी, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इसके बारे में देखते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो एक चर राशि तो कौन सी है, x है, दूसरी चर राशि कौन सी है, y है, तो चर राशि तो कितनी हुई हमारे पास में, 2 हुई। और उसके बाद में ये बताओ इसकी घात देखेंगे, अब ये भी पता करना है रैखिक है, द्विघात या त्रिघात समीकरण है। तो देखो चर राशि है ना, दोनों चर राशि में देखो घात कितनी कितनी है, यहाँ पे x घात कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे y की घात कुछ नहीं होती तो वहाँ पे कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे बताओ तो घात कितनी हुई, 1 हुई, घात कितनी हुई, 1 हुई, तो समीकरण कैसी हुई, रैखिक समीकरण, कैसी हुई, रैखिक समीकरण। अब ये देखो लास्ट वाली 7x - 3y बराबर -1। अब इसको देखने के बाद में बताओ मुझे, पहले तो ये देखो चर राशि और अचर राशि कौन कौन सी है, ये x कैसी है, चर राशि, y कैसी है, चर राशि, -1 कैसी है, अचर राशि। ठीक है, तो यहाँ पे देखने के बाद क्या है कि जो चर राशि है उसकी घात देखो, x की घात कुछ नहीं है तो 1, y की घात कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, देखो दोनों की घात 1 है, इसका मतलब देखो चर राशि तो कितनी हुई हमारे पास में, x और y 2 हैं, और घातें कितनी है, अधिकतम 1 है, तो समीकरण बताओ कैसी हुई, रैखिक समीकरण। अब आया समझ में आपको कि देखो सबसे पहले तो क्या देखेंगे अपन, चर राशियाँ देखेंगे, x y होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो सकती है चर राशि है तो 2 चर राशि होनी चाहिए, a भी कुछ भी हो सकती है। दूसरी बात में क्या देखेंगे अपन, घात देखेंगे, क्या देखेंगे, घात देखेंगे, घात कितनी है, घात 1 होगी तो रैखिक समीकरण होगी, घात 2 होगी तो चर राशियों की द्विघात समीकरण होगी, घात 3 होगी तो त्रिघात समीकरण होगी। जैसे बहुपद होता है ना, बिल्कुल वैसे होता है, बस बहुपद और समीकरण में यही फर्क है कि बहुपद में बराबर कुछ पद नहीं होता है, समीकरण में बराबर के कुछ पद होता है, 0 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, -1 +1 कुछ भी हो सकता है।
तो इतना आपको समझ में आया, ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया कि चर राशियाँ दो होंगी x और y, और क्या होंगी, उसकी घात 1 होगी, दोनों की x और x की घात 1 होगी, y की घात 1 होगी, और कैसी समीकरण कहलाएगी, वो रैखिक समीकरण कहलाएगी। उसके बाद में देखो अपन नेक्स्ट करते हैं, क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे क्या, जैसे चर राशि के अब अपन रैखिक समीकरण की अब परिभाषा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रैखिक समीकरण की व्यापक परिभाषा जो होती है ना, जैसे यूनिवर्सल फॉर्म होती है, वो पढ़ेंगे। देखो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। तो देखो अब पढ़ेंगे अपन रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण भी कौन सी, दो चर वाली, ठीक है, दो चर होंगे, और रैखिक समीकरण मतलब चरों की घात कितनी होगी, अधिकतम 1 होगी। तो दो चर वाली रैखिक समीकरण इसको बोलते हैं, रैखिक समीकरण को बोलते हैं लाइनर इक्वेशन, लाइनर इक्वेशंस। और दो चर वाली है तो क्या पढ़ेंगे इसको, लाइनर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण। अब देखो रैखिक समीकरण को व्यापक रूप से कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ax प्लस में by प्लस में c बराबर में 0, ये क्या होती है हमारी रैखिक समीकरण, क्या होती है रैखिक समीकरण। लेकिन यहाँ पे देखो दो शर्तें लगी हुई हैं। पहली शर्त तो क्या है, जहाँ पे देखो क्या होगी, जहाँ क्या a और b और c, a और b का a b c, क्या a b c का मान क्या होगा, यहाँ पे a b c का मान बताओ क्या होगा, यहाँ पे वास्तविक संख्याएं होंगी। कैसी होंगी, वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। इतना आपको पता लगा। यहाँ पे ए बी सी का मान नहीं आएगा, क्या लिखेंगे, ए बी सी कैसी हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी कैसी हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ये वाली ए और इस वाले बी की बात कर रहे हैं, ये कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। दूसरा देखो, दूसरी शर्त क्या है, यहाँ पे देखो इसको रैखिक समीकरण होने के लिए, जहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, तथा क्या लिखेंगे, इसी में लिख दो, तथा क्या लिखोगे, तथा a और b का मान क्या नहीं होना चाहिए, a और b नॉट इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 0 के मान के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती है, हमने पहली प्रश्नावली में पहले ही क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं क्या किस किस का देखो ग्रुप होती हैं, सारी टोटल जितनी भी संख्या होती है ना, उनका सभी का क्या होती है, जितनी भी संख्याएं होती हैं, बटे की, माइनस की, प्लस की, 0, सारी संख्याएं कैसी होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि देखो ए बी का मान वास्तविक संख्या तो हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा, ए और बी का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 0 को छोड़ के जो भी संख्या है ना, ए बी का मान कुछ भी हो सकता है। इसको ये भी लिख सकते हैं, देखो अपन जैसे हमारी किताब में दे रखा है ना कि क्या ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। एक ही बात है, क्या है, एक ही बात है, जहाँ ए और बी का मान 0 नहीं है, या फिर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, एक ही बात है। इसको आपकी चिंता की बात नहीं है। अगर ए का मान 0 होगा, बी का मान 0 होगा, दोनों को स्क्वायर करेंगे तो ही तो 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, तो ये बात है। अब यहाँ पे देखना है, ये तो हमारी हो गई रैखिक समीकरण। अब हम पढ़ेंगे देखो कौन सी, दो चर वाली रैखिक समीकरण। अब युग्म भी तो पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे, युग्म। ये युग्म होते क्या है, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। अब देखो मैंने एक समीकरण तो रैखिक समीकरण इसी तरह से लेंगे ना, जैसे मैंने क्या ले ली, ax प्लस में by प्लस में c बराबर में 0। अब ये पहली समीकरण है तो दोनों इसको a1 नाम दे दो, a1x प्लस b1y प्लस में c1, ठीक है। ये तो हमारी कौन सी समीकरण हो गई, पहली समीकरण हो गई। दूसरी समीकरण का क्या लिखोगे, a2x प्लस में b2y प्लस में c2, ये बराबर में 0। ये हमारी कौन सी समीकरण है, दूसरी समीकरण है। कौन सी समीकरण है, दूसरी समीकरण है। मतलब दो रैखिक समीकरण होंगी, उनका जोड़ा होगा, क्या होगा, जोड़ा होगा। वो क्या कहलाएगी, दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यही कंडीशन लगेगी, यहाँ पे दोनों क्या लिखोगे, इसमें भी शर्त लगाओ, कहाँ पे देखो, जहाँ पे क्या होगी, a1 a2, क्या लिखोगे, a1 a2 b1 b2 का मान क्या है बताओ, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या लिखोगे, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या लिखोगे, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। ध्यान देना, परंतु क्या कह रहा है, लेकिन या फिर तथा लिखो, किस किस का मान, a1 का और b1 का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। a1 स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर बराबर नॉट इक्वल टू 0। और क्या लिखोगे, a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको समझ में आया, मतलब a1 का मान 0 नहीं होना चाहिए, b1 का मान 0 नहीं होना चाहिए, a2 का मान 0 नहीं होना चाहिए, b2 का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये लाइन पूरी यही कह रहा है बस, ठीक है। और a1 a2 b1 b2 इन सब का मान क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, 0 को छोड़ के, माइनस की, प्लस की, बटे की, भाग की, कैसी भी हो सकती है, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये हो गई हमारी कौन सी, रैखिक समीकरण। कैसे, कौन से चरों वाली, कितने चरों वाली, दो चरों वाली। और रैखिक समीकरण चर कौन से होते हैं, एक्स वाई, ठीक है।
और जो रैखिक का मतलब क्या हुआ, जो चर होंगे ना एक्स वाई, उसकी अधिकतम घात कितनी होगी, एक एक होगी, ठीक है, वो हमारी क्या हो गई, रैखिक समीकरण। ठीक है, इतना करने के बाद में अब देखो हम आगे पढ़ेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। तो देखो हम एक समीकरण लेते हैं छोटी सी, उससे समझते हैं रैखिक समीकरण होती क्या है, देखो, और इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है, समझने के लिए क्या होती है, देखो इसका जो हल होता है कैसे निकलता है। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या ले लिया, 2x प्लस में 3y बराबर में कोई समीकरण ले ली मैंने 5, जो हमारी बुक में दे रखा है ना। तो वैसे कि वैसे एक बार मैंने एक समीकरण ले ली। अब इसको समझने के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अब ध्यान देना, ये हमारी पहले तो ये बताओ रैखिक समीकरण है क्या नहीं, और कौन सी, दो चरों वाली। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे चर ढूंढो, एक तो x है और दूसरा क्या है, y है, दो चर मिल गए, इसका मतलब दो चर तो है। और रैखिक समीकरण का मतलब जितने भी जो भी चर है ना उसकी घात देखो, x की घात कितनी है, कुछ भी नहीं है तो 1, और y की घात कुछ भी नहीं है तो 1, इसका मतलब दो चरों वाली रैखिक समीकरण है ये, ठीक है, दो चर भी हैं और रैखिक समीकरण भी है, मतलब घात भी एक एक है। अब यहाँ पे देखो इसका मान देखो, x की और y की जगह ऐसा मान बताओ कि इसको दोनों को गुणा प्लस करें, इन दोनों इस पूरे पद को हल करने के बाद में बराबर में कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब 5 कब आएगा, देखो 2 और 3 तो 5 हो रहे हैं सीधा सीधा, और मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 2 गुणा में x है, मतलब 2 और x क्या हो रहे हैं, आपस में गुणा हो रहे हैं, और 3 और y जब चिन्ह नहीं है ना, देखो बीजीय राशि में क्या होता है जब, तो क्या होते हैं आपस में गुणा होते हैं। इसका मतलब देखो 2 गुणा ऐसा करूं कि यहाँ पे 2 ही रह जाए, तो एक को गुण x की जगह क्या रखूं, 1 रखूं, और y की जगह भी कितना रखूं, 1 रखूं, ताकि 3 रह जाए, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन, x बराबर 1 तथा y बराबर भी कितना रखें, y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, इतना हम करते हैं। अब यहाँ पे रखो तो रखेंगे तो देखो x की जगह 1, जहाँ पे x दिखेगा उसकी जगह 1 रखना है, जहाँ पे y दिखेगा उसकी जगह भी क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पे लिखो 2, x की जगह क्या लिखेंगे, x, मैंने ये 1 लिखेंगे। कोष्टक क्यों लिया, क्योंकि 2 और x क्या आ रहे हैं, आपस में गुणा हो रहे हैं, और कोष्टक अर्थ क्या होता है, गुणा। अब 2 और 1 यहाँ पे भी तो गुणा हो रहे हैं, प्लस में लिखो ये वाला प्लस, फिर 3, y की जगह क्या लिखोगे, 1 और बराबर में 5, इतना लिख दिया। फिर इसको हल करो और बराबर 5 के बराबर आना चाहिए, देखो 2 एकम 2 प्लस में 3 एकम 3 बराबर में 5, तो 5 बराबर कितना आया, 5 आया, 5 बराबर में कितना आया, 5 आया। इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे, अतः, इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 1 और y बराबर 1 समीकरण का क्या है, हल है। तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 1 तथा y बराबर 1 समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण, कौन सी समीकरण हमारी, 2x प्लस में 3y बराबर में 5 का एक हल है, का एक हल है। समझ में आया, ये हमारी क्या है, हल है। ऐसे हल निकालते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा हल कैसे निकालेंगे अपन, जैसे आगे देखो मैं करता हूं। अब जैसे मैंने क्या लिख दिया, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे, देखो अब क्या लिखेंगे, अब मैंने क्या ले लिया, x की जगह कितना लें बताओ, x की जगह मैंने 1 ले लिया, तथा y की जगह कितना लेंगे, 7 लेंगे, y की जगह 7 लेंगे, कुछ भी ले लो, है ना, एक बार देखते हैं देखो सही आता है कि नहीं। y बराबर 7 रखने पर, रखो, रखने पर। अब यहाँ पे देखो 2 लिख दिया, x की जगह कितना रख रहे हैं, 1, तो x की जगह 1 रखो, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखो, फिर 3 लिखो, y की जगह कितना ले रहे हैं, 7 लिखो, और बराबर में कितना, 5। तो अब देखो 2 एकम 2 प्लस में 7 तियां 21 बराबर में 5, 21 और 2 कितने होते हैं, 23 बराबर में 5। क्या 23 और 5 कभी बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो क्या लिखेंगे, अतः, जब बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 1 तथा y बराबर कितना लिया था, 7, y बराबर 7। समीकरण कौन सी है हमारी, समीकरण इसकी तरह लिख दो, 2x प्लस में 3y बराबर में 5 का एक हल नहीं है, का एक हल नहीं है। इतना आपको समझ में आया क्या। देखो हम जो हमारी जो रैखिक समीकरण है इसको 3-4 तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले करेंगे अपन कौन सी विधि से, देखो सबसे पहले करेंगे अपन ग्राफीय विधि से, कौन सी विधि से, ग्राफीय विधि से। उसके बाद में करेंगे देखो अपन प्रतिस्थापन विधि से, उसके बाद में करेंगे विलोपन विधि से, सबसे लास्ट में करेंगे अपन वज्र गुणन विधि से। चारों विधियों को अपन सबसे अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। आप इस वीडियो को केवल देखो, देखते रहो, क्लास रेगुलर लिया करो, आपको सब समझ में आएगा। आज ही हमारी बेसिक चीज़ें ढंग से समझना है। उसके बाद में कल देखो हम 3.1 शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखो, और इतना करने के बाद में देखो इसका मतलब जैसे देखो x और y का ऐसा मान रखो कि जो बराबर में है पद उसके बराबर में आ जाए। अगर बराबर में आ गया तो मतलब x और y उसका उस समीकरण का क्या है, हल है। और यहाँ पे देखो
अगर क्या करेंगे, जैसे हम वही समीकरण ली हमने, अब वही समीकरण में क्या करेंगे, x और y का मैंने ऐसा रखा कि ये बराबर में आया कि नहीं आया। 23 बराबर 5, 23 और 5 कभी बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 1 और y बराबर 7 क्या है, इस समीकरण का हल ही नहीं है। तो हल नहीं है तभी तो बराबर नहीं है, यहाँ पे बराबर आया है तो इसका मतलब ये हल है। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफीय विधि से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये हमारी समीकरण है ना, 2x + 3y बराबर 5। अब इसमें क्या है, इस समीकरण से कोई एक रेखा बनेगी, ग्राफ है, क्या बनेगी, एक रेखा बनेगी। उस रेखा पे क्या होगा, x का मान 1 और y का मान 1, उस रेखा पे एक बिंदु होगा। क्या होगा, एक बिंदु, x अक्ष पे x का मान और y का मान। देखो हम ग्राफ बनाएंगे ना तब आपको अच्छे से समझाएंगे कि बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे उसको मतलब ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सारा ग्राफ में हम देखेंगे। और इसका मतलब है सीधा सीधा ये है कि ये जो समीकरण है, जो मान हमने रखा बराबर आ गया, तो इसका मतलब x बराबर 1 और y बराबर 1 इस समीकरण का हल है। ग्राफ में x बराबर 1 लेंगे, जैसे ये हमारा ग्राफ है ना, ये हमारा ग्राफ है। अब मान लो समीकरण है, अब ये समीकरण रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण मान लो ऐसे जाएगी, थोड़ी देर के लिए मान लो ऐसे गई है। ठीक है, और यहाँ पे देखो x का मान यहाँ पे तो 1 होता है, यहाँ पे भी 1 होता है, तो मतलब ये क्या है, इस समीकरण का हल है। ये आपको बाद में समझाएंगे अच्छे से, जब ग्राफ आएगा ना तब वहाँ से समझेंगे। तो इतना आपको समझने के बाद में देखो अपन क्या करते हैं, अब करेंगे अपन, देखो एक समीकरण, एक क्या पढ़ेंगे अपन, सारणी पढ़ेंगे। सारणी में देखेंगे कि जब क्या हो, जब जैसे a1 जो हमारा युग्म है ना, समीकरण युग्म, जैसे अभी देखो हम इसको मिटा देते हैं, फिर अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो देखो सबसे लास्ट में जो अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ सारणी है, ये सबसे देखो, ये सारणी सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसको देखो समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखो क्या कर, देखो हमारे यहाँ पे ये तो एक हमने सीरियल नंबर ले लिया, क्रम संख्या ले ली। यहाँ पे रेखा युग्म, देखो युग्म पढ़ रहे ना अपन, देखो ये दोनों रेखा है ना, एक देखो दो समीकरण का एक युग्म ये ले लिया, दो समीकरण का एक युग्म ये ले लिया, और दो समीकरण का एक युग्म ये ले लिया हमने। अब क्या करना है अपने को, a1/a2 निकालना है, b1/b2 निकालना है, c1/c2 निकालना है, इन समीकरण को देख देख के। फिर अनुपात की तुलना करना है, फिर ग्राफीय निरूपण बताना है हमें कि ग्राफ कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। उसके बाद में बीज गणितीय निरूपण बताना है कि कैसी रेखाएं होंगी। ठीक है, हल कितने होंगे, हल नहीं होंगे, और यहाँ पे क्या बताना है, हमें ग्राफ बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो इसमें a1 और a1/a2 का मान ज्ञात करना है, इस वाले पहली और दूसरी समीकरण में। तो सबसे पहले देखो a1 का मान कौन सा होता है और a2 का मान कौन सा होता है। a1 का मान तो होता है जो x का गुणांक क्या है ना, इसका गुणांक कितना है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है। और यहाँ पे देखो a2 का मान कितना है, जो इस x का गुणांक है ये कितना है, a2 का मान है। किसका है, a2 का मान। ये a1 का, ये a2 का, ये b1 का, ये b2 का। ठीक है, ये c1 का, ये c2 का। ठीक है, देखो यहाँ पे c1 नहीं है तो इसका मतलब कितनी है, 0 है। कितना है, 0 है। और ये किसका है, c2 का है। अब यहाँ पे देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले a1 का मान बताओ कितना है, 1 है। b2 का मान देख के बताओ, 3x है, मतलब कितना है, 3 है। ये तो किसका मान हो गया हमारा, a1/a2 का। b1/b2 का देखो, b1 का मान कितना है, -2। कितना है, -2। जो इसके गुणांक है ना वही लिख दो, y के गुणांक, और इसका गुणांक कितना है, 4 है, तो -4/2। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाली समीकरण में c1 का मान ही नहीं है, अचर पद का मान नहीं है, तो कितना है, मतलब 0 है बटे में। और नीचे वाले देखो कितना है, अचर पद का मान -20। कितना है, -20। अब देखो अनुपातों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अनुपातों की तुलना करके बताओ, यहाँ पे देखो कितने हैं, बताओ। देखो 1/3 बराबर -2/4 हो रहे हैं क्या, बराबर हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। क्या हो रहे हैं, नहीं हो रहे। और तीसरा भी बराबर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। जब देखो तीसरा बराबर, जब देखो पहला और दूसरा ही बराबर नहीं है ना, क्या नहीं है, पहला और दूसरा ही बराबर नहीं है, तो तीसरा हमें लिखने की जरूरत नहीं है। क्या, तीसरा हमें लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब देखो इसमें ग्राफीय निरूपण कैसा हुआ, इसमें यह बताना है कि रेखा कैसी बनेगी। इस जैसे ये आ गया ना हमारे पास में अनुपात, ऐसा अनुपात आ गया, तो बताओ रेखा कैसी बनेगी। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं हमेशा कैसे बनती है, प्रतिच्छेदी बनती है। कैसी रेखाएं बनती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती है। कैसी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती है। या तो आप लिख दो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, या फिर क्या लिखोगे, सीधे प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। अब देखो इसका बीज गणितीय निरूपण बताना है। गणितीय निरूपण बताना है, इसका मतलब क्या हुआ कि कितने हल होंगे इसके, क्या इसके कितने हल होंगे। इसका मतलब प्रतिच्छेद करेगी, जैसे कोई भी रेखा है प्रतिच्छेद करेगी, मतलब ऐसे दो रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद मतलब काटेगी, तो कितने बिंदु पे काट सकती है, अधिकतम एक बिंदु पे काटी ना, एक बिंदु पे काटी ऐसी रेखा है, तो मतलब कितने हल हो गए इसके, एक हल हो गया। क्या लिखेंगे, एक हल हो गया। क्या, एक हल लिखेंगे, या फिर क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल। क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल। क्या लिखेंगे,
अद्वितीय हल। ठीक है, एक हल या अद्वितीय हल। इसका अर्थ ये, अद्वितीय का अर्थ ये होता है कि केवल एक हल। इतना हमें क्या आया, समझ में आया। अब दूसरा देखो, दूसरी जो हमारे दो समीकरण है उनको देखो। यहाँ पे देखो a1 का मान कितना है, x का गुणांक कितना है 2, कितना है 2। और यहाँ पे देखो a2 का मान कितना है, x का गुणांक कितना है 4। 2/4 इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2। काट के 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब ये कितना है, 3/6। कितना है, 3/6 b1/b2 का। तो 3/6 को क्या लिखेंगे, इसको भी कट रहा है ना, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। और लास्ट में देखो कितना है, c1/c2 का मान, अचर पद का मान, एक का तो है -9 और दूसरे कितना है -18। इसको भी देखो माइनस माइनस से कट गई, प्लस हो गई, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, मतलब 1/2 बराबर 1/2, a बराबर 1/2। तो इसका अनुपात क्या आएगा, a1/a2 बराबर में b1/b2 और बराबर में क्या, c1/c2। क्या, c1/c2। जब ऐसा मान आ जाए ना, हमारे तीनों अनुपात क्या आ जाए, बराबर आ जाए। क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो इसका मतलब क्या होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। कैसी होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। अब समपाती रेखाएं क्या होती हैं, देखो जैसे एक रेखा है ना, ये है ना, जैसे एक रेखा ये है, ठीक है, और दूसरी रेखा भी क्या होगी, बिल्कुल इसके ऊपर जाएगी। क्या जाएगी, इसके ऊपर जाएगी, ऐसी कैसी। ठीक है, इसका मतलब इसके ऊपर जाएगी तो मतलब इसके अनेक हल होंगे। हर बिंदु पे काट रही है, दूसरी रेखा काट रही है ना, देखो अनेकों बिंदु पे काट रही है, ऐसे काटेगी, काट तो रही है एक रेखा दूसरी रेखा को, तो ऐसे देखो अनेकों बिंदु पे काट रही है। इसका मतलब कितने हल हुए इसके, अनेक हल हुए। किसके, कितने हल हुए इसके, अनेक हल हुए, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो हमारा लास्ट बच गया, अब इस लास्ट को देखो कैसे करेंगे। अब इसमें a1/a2 का मान निकालो। सबसे पहले देखो a1 का मान x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1 में, a2 का मान x का गुणांक कितना है 2, इतना लिख दिया। अब दूसरा देखो b2 का मान कितना है, y का गुणांक प्लस के 2 में, y का दूसरा b2 का मान कितना है 4 प्लस के 4। अब इसको हल किया तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 बराबर 1/2, ये तो आ गया। अब देखो c1 का मान कितना है -4 और c2 का मान कितना है -12। अब इसको हल करो तो माइनस माइनस के तो प्लस, 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12। अब इसका देखो अनुपात निकाल के देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, पहले तो क्या आया, a1 का मान तो कितना आया 1/2, फिर b1 का मान कितना आया 1/2, देखो 1/2 आया ना, b1 का मान 1/2, c1 का मान कितना आया 1/3। अब देखो ये बराबर है क्या, 1/2 और 1/2 तो बराबर है, और 1/2 और 1/3 क्या नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, रेखाएं कैसी होंगी। अब इस कंडीशन में रेखाएं बताओ कैसी होंगी, समांतर होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, क्या होंगी, रेखा समांतर रेखाएं। कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। जब समांतर रेखा होंगी तो देखो हल बताओ कैसे होंगी। जैसे दो रेखाएं है ना, समांतर कब होंगी, जब दो रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को काटेंगी नहीं। समांतर तो यही होती ना, जो दो रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। अब देखो ये दोनों रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, जहाँ पे काटेंगी नहीं तो वो उसका हल ही नहीं होगा। हल तभी होता है जब दो रेखाएं क्या करती हैं, आपस में काटती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कोई हल नहीं। क्या लिखोगे इसका, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इतना देखो आपको समझ में आया होगा। और सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, इसको ढंग से पढ़ना है। ये हमारा देखो जो आप 9वीं क्लास में था या 10th क्लास का था, कुल मिला के इसका आज हमने बेसिक किया है। ठीक है, बेसिक करने के बाद में कल से हम देखो जितना हो सके उदाहरण करेंगे या फिर प्रश्नावली शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको ढंग से पढ़ना है। और जो भी अपने चर क्या होते हैं, समीकरण क्या होती है, बहुपद क्या होते हैं, एक घात क्या होती है, द्विघात क्या होती है, त्रिघात क्या होती है, सारी चीज़ें ठीक है आपको ढंग से इस वीडियो में बता दी गई हैं। आप एक बार ढंग से दोबारा देखिए आप चाहे तो इसको, लेकिन ढंग से अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में कल से हम पर्सनली शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और उसके बाद में क्या करना है, वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करो, और आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।